से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम क्लास 12th का NCERT डिस्कस करेंगे और वो राजनीति विज्ञान देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि उस 12th में पढ़ना क्या है, वो बुक में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, सिलेबस देख लेंगे पहले और आज के क्लास में हम क्या पढ़ेंगे वो देख लेंगे। ठीक है, NCERT क्लास 12th का टॉपिक हम देखेंगे और कौन सा सब्जेक्ट देखेंगे तो पॉलिटी देखेंगे। ठीक है, अब वो पॉलिटी में पढ़ना क्या है वो देखेंगे। तो 11th क्लास में तो पॉलिटी का मूल सिद्धांत पढ़ना है ना, राजनीति का मूल सिद्धांत। लेकिन 12th में जब आते हैं तो 12th में स्वतंत्र भारत यानी कि भारत जब से आज़ाद हुआ है तब से लेकर के अब तक राजनीति में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की है, क्या क्या उपलब्धियां हासिल की है, क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा है ना, कौन कौन सा समस्याएं आई है अब तक, यानी कि आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत में राजनीति को इसमें पढ़ना है। ठीक है, जब बुक का नाम भी वही है कि स्वतंत्र भारत में राजनीति, यानी कि आज़ादी के बाद 1947 के बाद जो संविधान निर्माण हुआ, उसका संविधान निर्माण के बाद उस संविधान पर किस प्रकार से अमल किया गया और आज़ादी के बाद कौन कौन सी समस्या आई और किस प्रकार से उस समस्याओं का समाधान किया गया। और वर्तमान स्वरूप जो देख रहे हैं, आज भारत इतना विश्व में पाँचवा विकसित देश, पाँचवा अर्थव्यवस्था वाला जो देश बन चुका है, इसके पीछे कौन सा आधारभूत ढांचा है, कौन सा पॉलिटिकल ढांचा था और किस तरीके से कार्य किया है वो देखेंगे। ठीक है, वही स्वतंत्र भारत में राजनीति। चलिए, तो पहला चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौती। ठीक है, पहला चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौती। तो सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्र निर्माण की चुनौती क्या है ना। हमारा जो वर्तमान भारत देखते हैं, वर्तमान भारत जो इस प्रकार का स्वरूप दिखता है आपका अपना, वर्तमान भारत का जो स्वरूप देखते हैं है ना, वो ये निर्माण में आखिर किस किस प्रकार की चुनौतियां आई। ठीक है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां ये स्थलाकृति है जो किस प्रकार से एक होकर के अखंड भारत का निर्माण किया है ना। इसमें बहुत सारी समस्याएं आती है, राजनीतिक समस्या आती है, सामाजिक समस्या आती है, आर्थिक समस्या आती है। वो समस्या किस किस प्रकार की थी और हमारे नीति निर्माता या फिर हमारे शासक जो है, जो पूर्ववर्ती राजनेता जो है, वो उस समस्या को किस प्रकार से लिए और उसे किस प्रकार से समाधान करते हैं। ठीक है, चलिए उसी पर बात करेंगे। तो सबसे पहला, आज़ादी मिली हमको 14 से 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिली। और बाकी सब देश का जो आज़ादी मिला था ना, उससे थोड़ा सा अलग था भारत। भारत आज़ादी के साथ साथ दो मुल्कों में बट चुका था, है ना। एक तरफ भारत था, एक तरफ भारत था तो दूसरी तरफ पाकिस्तान। ठीक है, और बंटवारा भी स्वाभाविक था, लेकिन यहाँ बंटवारा जो था वो किस आधार पर था, धर्म के आधार पर था बंटवारा। एक विशेष धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था। धर्म के आधार पर भी बंटवारा तो ठीक था, लेकिन ये धर्म जो है सांप्रदायिक हिंसा को जन्म दे चुका था। सांप्रदायिक हिंसा को जन्म दे चुका था ये धर्म जो है। और वो सांप्रदायिक हिंसा जो है बहुत बड़ी समस्याओं का कारण बनता है आकर के, और राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी चुनौती में से एक आएगा। और इसका स्वरूप वर्तमान समय में भी देख सकते हैं आप लोग कि आए दिन ये न्यूज में आते रहता है सांप्रदायिक हिंसा को लेकर के भारत के राज्य से, है ना। मुख्य रूप से दो कौम को लेकर के लड़ाइयाँ होते रहती है और यही दो कौम को लेकर के भारत और पाकिस्तान का बुनियाद बना था। ठीक है, तो 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था भारत। और अदर राष्ट्र के रिस्पेक्ट में हिंदुस्तान जो था उसका परिदृश्य अलग था, है ना। नेहरू जी का प्रसिद्ध भाषण रहता है, भाग्य बंधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। ठीक है, नेहरू जी का प्रसिद्ध भाषण ये संविधान सभा में देते हैं नेहरू जी, और वो प्रसिद्ध भाषण का नाम है भाग्य बंधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। ठीक है, तो अब नेहरू जी का भाषण के बाद अब हम देखेंगे आज़ादी के दो प्रमुख आधार क्या था। जैसे भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे या फिर जितने भी लोग भारत में आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, किस मतलब क्या चीज़ की प्राप्ति के लिए, सब कुछ का उद्देश्य होता है, तो उनका उद्देश्य क्या था, वो क्या चाहते थे, है ना। तो सबसे पहले तो वो ब्रिटिश से आज़ादी चाहते थे। ब्रिटिश से आज़ादी यानी कि स्वशासन की स्थापना करना चाहते सर्वप्रथम।
दूसरा, वो इस प्रकार के शासन की स्थापना करना चाहते थे जो उनके विकास के लिए काम करे और उनके विकास के लिए काम करे और उनके अनुरूप चले, है ना? यानी कि जनता के विकास के लिए काम करे और जनता के अनुरूप चले। तो उस प्रकार की शासन व्यवस्था को सबसे सुसंगठित और सबसे सफल शासन व्यवस्था में से एक था, वो है लोकतंत्र शासन व्यवस्था, है ना? यहाँ लोकतंत्र के लिए एक इनका कथन सुने होंगे, है ना? कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा किया गया शासन है, ठीक है? तो ये यानी कि जनता ही सर्वे सर्वा रहती है और जनता चाहती भी अपना अधिकार नहीं देना, कहें कि अधिकार दे करके वो देख चुकी थी कि ब्रिटिश किस प्रकार से उनके दिए गए अधिकार का उल्लंघन करती है और उन्हीं के स्वतंत्रता का हनन करती है, ठीक है? तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है ना, वो भारत इसका आधार देता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में बहुत सारी चुनौतियाँ आएगी, एक एक करके सबके बारे में देखेंगे, है ना? क्या बोले? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में बहुत सारी चुनौती आएगी आने वाले रास्ते में। और उसके बाद देखिए, ये प्रमुख आधार क्या था, यानी कि शासन का प्रमुख आधार क्या था? तो पहला लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था आधार था, दूसरा लोक कल्याणकारी कार्य था, है ना? यानी कि सरकार द्वारा जनता के विकास के लिए कार्य किया जाना था, वही है लोक कल्याणकारी कार्य, ठीक है? आज़ादी के समय की कुछ मुख्य समस्याएं थी, वो देख लेंगे। देश का बंटवारा, अभी हम बताएं कि भारत और पाकिस्तान दो मुल्क के रूप में बना था, है ना? देश का बंटवारा सबसे मुख्य समस्या था और इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कुछ देरी आगे में, ठीक है? उसके बाद सांप्रदायिक हिंसा का माहौल बन चुका था, है ना? संपूर्ण भारत में सांप्रदायिक हिंसा का माहौल बन चुका था, जहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू और अन्य नेता दिल्ली में आज़ादी का जश्न मना रहे थे, वही गांधी जी नुआखाई बांग्लादेश में विद्रोही को शांत कर रहे थे, ठीक है? गांधी जी आज़ादी का जश्न मनाने में नहीं थे, वो रीजन यही था कि सांप्रदायिक हिंसा बढ़ा दिया गया था। आप एक बात सोच करके देखिए ना, मतलब दो धर्म के बीच एक पड़ोसी जो कभी मिलजुल करके साथ रहा करते थे, साथ रह करके पर्व त्योहार मनाते थे, वो पड़ोसी महज एक बेवकूफ़ बोल देता है कि अपने धर्म की रक्षा करो। तो धर्म की रक्षा कैसे करोगे? तो दूसरे धर्म वालों को मार करके रक्षा करो, है ना? महज ये एक बचकानी हरकत है, बचकानी हरकत भी नहीं कर सकते, ये एक बेवकूफ़ी है। और उससे बड़ा बेवकूफ़ी तो ये है कि उनकी बातों को हम मान लिए, है ना? यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना ही 16 अगस्त 1946 को अप्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में सर्वप्रथम सांप्रदायिक दंगा करवाए थे, ठीक है? और उसका बात हम मान लिए तो हम बेवकूफ़ हैं, है ना? तो चलिए, तो कहीं न कहीं प्रश्न उठता है हमारे ऊपर ही कि हमारे अंदर मानवता कहाँ गया था उस समय? हम पहले भी तो साथ में रह रहे थे ना, पहले इस प्रकार का सांप्रदायिक हिंसा क्यों नहीं हुआ? प्राचीन समय में बहुत सारी जाति से आधारित लड़ाइयाँ हुई, बहुत धर्म आधारित लड़ाइयाँ हुई, लेकिन ये युगों-युगों तक चलने वाला एक सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुआ है कभी प्राचीन समय में, ठीक है? सांप्रदायिक हिंसा का माहौल बन जाता है ना? वो कहते हैं ना कि इस शहर में हवा चलती है किसी और तरह की, जुर्म किसी और तरह की और सज़ा किसी और तरह की, तो उसी प्रकार का माहौल बना हुआ रहता है कि जुर्म पता ही नहीं कि जुर्म क्या किया, सज़ा क्या दे रहा है वो भी नहीं पता है ना? किस जुर्म की सज़ा दे रहा है वो भी नहीं पता है, कौन सा धर्म बचाना चाह रहा है वो भी नहीं पता है, ठीक है? तो इस प्रकार का समस्या चलते रहता है। देखेंगे आगे राष्ट्र निर्माण हेतु आधारिक चुनौतियाँ भी आगे चल करके आएगा कुछ, है ना? वो आधारिक चुनौतियों में क्या क्या आएगा? तो सांस्कृतिक एवं धार्मिक विविधता से बना हुआ देश बांध कर रखना संपूर्ण देश को। अगर उत्तर से दक्षिण भारत चले जाएंगे तो बहुत सारे धर्म देखने को मिलेगा, बहुत सारे सांस्कृतिक विविधता देखने को मिलेगा, ठीक है? जम्मू कश्मीर के सांस्कृतिक व्यवस्था अलग होता है, रहन सहन, खान पान, भाषा, बोलचाल सब अलग होता है, ठीक है? दक्षिण में तमिलनाडु का सब डिफरेंट हो जाता है। तो इस प्रकार की सांस्कृतिक विविधता देखने को मिलती है। धर्म में देखेंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, इतना प्रकार का धर्म है, सबको एक बांध करके रखना है, ठीक है? सबको बांध करके रखना है, ये बहुत बड़ी चुनौती थी, कहना जितना आसान है। जैसे मेढक को एक तराजू में तौलना है ना, और वो तराजू में तौला गया आने वाले समय में, लेकिन तौला कैसे गया वो आगे देखेंगे, ठीक है? मेढक को ही तौलना था एक तरीके से, और वो मेढक को सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसको लड़ा दिया था ब्रिटिश पहले ही, अधिकार दे दे करके सबको अलग अलग तरीके से, ठीक है? तो बहुत बड़ी चुनौती थी ये, सांस्कृतिक विविधता और धर्म के रूप में सबको बांध करके रखना, ठीक है? वो उत्तर से दक्षिण भारत तक। लोकतंत्र कायम करना दूसरी सबसे बड़ी चुनौती थी, लोकतंत्र की स्थापना करना, ठीक है? काहे कि भारत में 565 देशी रियासत था, 565 देशी रियासत था और इसको एक करना बहुत बड़ी चुनौती थी। काहे कि कुछ राजतंत्र 565 देशी रियासत में, मतलब कह सकते हैं 565 देश था भारत में, उसको एक करके भारत बनाना बहुत
बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य था। समूचा समाज की विकास को लेकर के चलना, सबकी बातों को लेकर के चलना, है ना, मतलब लोक कल्याणकारी, अभी बताए ना, लोक कल्याणकारी आधार प्रस्तुत करना, क्योंकि सभी वर्ग का, सभी जाति का, सभी संप्रदाय का, सभी का उत्थान को लेकर के चलना, है ना, सर्वधर्म समभाव, सबका साथ सबका विकास को लेकर के चलना, और ये बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है, सभी की बात सुनना, मतलब सभी को बात सुनना, एक सुनना और सुन करके उस बात पर अमल करना, और उस बात को सभी के बात को एग्री करना। ठीक है, ये बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। ठीक है, लेकिन भारत के संविधान निर्माता और भारत के नीति निर्माता ने ऐसा नीति का निर्माण किया जो सभी समस्याओं का, तमाम समस्याओं का समाधान उसमें मिला, है ना। जहाँ मेढक को तौलने की बारी आई, सांप्रदायिक और धार्मिक विविधता, जो एक मजाकिया तौर पर बोला जाता है, वहाँ भी मेढक एक जगह कैसे रहेगा, तो उसको जाल में बंद करके तौल दिया जाए, है ना। अधिकार दे दिया जाए, तो संविधान रूपी दस्तावेज में सभी धर्म और सभी संप्रदाय को विशेष प्रकार का अधिकार दिया गया, और उस संविधान रूपी दस्तावेज में सब बंद करके रह गए। ठीक है, वही लोकतंत्र कायम करने के लिए 565 देशी रियासत को एक किया गया, जिसमें से पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अहम भूमिका रहेगी। ठीक है, तो यहाँ भी सफलता मिलेगा। उसके बाद समूचा समाज को विकास को लेकर के चलना, तो यहाँ हम क्या करते हैं, समाजवादी व्यवस्था को अपनाते हैं, यानी कि पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों का सम्मिलित रूप, है ना। आगे चल करके बात करेंगे कि हम लोग पूंजीवादी और साम्यवादी ही क्यों अपनाएं। अब देखिए, ये आगे चल करके, ये तो आधारिक चुनौतियां थी, लेकिन मुख्य चुनौतियां में इसका 3 चुनौतियां आगे चल करके आएगा, जो राष्ट्र निर्माण की मुख्य चुनौतियां में से आएगा, जिसमें से सबसे पहला चुनौती होगा बंटवारा वाला। ठीक है, बंटवारा, और बंटवारा से क्या होगा, बंटवारा से होता है विस्थापन होता है। ठीक है, मतलब लोगों का एक जगह से दूसरा जगह जाना, और इसके कारण जो समस्या उत्पन्न होगा बंटवारा और विस्थापन से, उसका, वो समस्या का किस प्रकार से समाधान किया गया, पहला। दूसरा मुख्य समस्या था देशी रियासत की समस्या। ठीक है, यानी कि रजवाड़ा की समस्या, और ये 565 रजवाड़े को कैसे मिला करके एक अखंड भारत का निर्माण किया गया, ये दूसरा समस्या का समाधान के रूप में देखेंगे। तीसरा, ये सांस्कृतिक विविधता जो दिखा इतना सारा, अब वो सांस्कृतिक विविधता अपना आरक्षण की मांग करने लगा, एक अलग राज्य का मांग करने लगा। आगे चल करके आंध्र प्रदेश सबसे पहले भाषाई आधार पर राज्य का मांग करेगा, तो आगे चल करके वो राज्य का पुनर्गठन, ठीक है, यानी कि राज्य का पुनर्गठन कैसे किया जाता है, ये तीसरा समस्या के रूप में, यानी कि राज्य की जब मांग होती है संपूर्ण भारत में भाषा के आधार पर, तो किस प्रकार से गठन किया जाता है। सबसे पहले आंध्र प्रदेश की मांग होती है, तो इस चैप्टर में यही तीन आधारभूत श्रृंखला है। ठीक है, एक एक करके तीनों देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले हम बंटवारा, विभाजन और विभाजन से उत्पन्न जितना समस्या था वो सब हम बात करेंगे। ठीक है, दूसरा क्लास में हम रजवाड़ा, देशी रजवाड़ा का विलय किस प्रकार से हुआ, तो वहाँ 2-3 मुख्य रूप से, ऐसे 565 में तो समस्या नहीं आया, आता है समस्या जम्मू कश्मीर में, आता है समस्या जूनागढ़ में, इधर हैदराबाद में, तो ये 2-3 रियासत जो है ना, इसको मिलाने में जो समस्या आता है उसके सॉल्यूशन पे हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद राज्य का गठन में सबसे पहले आंध्र प्रदेश जो है वो धर्म भाषा के आधार पर राज्य की मांग करती है, और जब उसको भाषा के आधार पर राज्य आंध्र प्रदेश को बना दिया जाता है, तो संपूर्ण भारत में ये हो जाता है कि अब हमको भी चाहिए भाषा के आधार पर राज्य। ठीक है, जैसे गुजरात में गुजराती बोलने वाले गुजरात, है ना, एक अलग राज्य की स्थापना, मराठी बोलने वाले एक अलग राज्य की स्थापना, मलयालम बोलने वाले अलग राज्य की स्थापना, तेलुगु वाले अलग राज्य की स्थापना, उधर पंजाबी वाले अलग और हरियाणवी वाले अलग। तो इस प्रकार से संपूर्ण भारत में भाषा के आधार पर पुनः एक नया समस्या आ जाता है कि भाषा के आधार पर सबको विशेष आरक्षण देना वही आएगा, तो उसका भी सॉल्यूशन किया जाएगा, है ना। नए राज्य का निर्माण को लेकर के एक समिति का गठन किया जाएगा। 1956 में समिति का रिपोर्ट आएगा, तो नए राज्य का पुनर्गठन किया जाएगा, उस पर भी बात करेंगे। तो एक चैप्टर में ये 3 टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।